मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर अलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर फिर बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस भर बाद जब मेधा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा, मैंने उसे नहीं। जैसे तुझे पाला, तेरे अंथीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी रुड़की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एम टेक में भी टॉप ही करने के बाद उसे डीआरडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। अन्नी, पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी मेधा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था। तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही। चल, मैं तो उनके पास रह पाया पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बंधाने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक सावली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकारा ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं अन्नी, जैसे उन सबकी कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेधा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है न अन्नी? दिनांक 13 अप्रैल 2009। अजय विश्वास। अन्नी के भाई का उसके नाम यह पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे अन्नी फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं बचपन में अन्नी की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी। अपनी अल्हड़ बुद्धि के साथ उसे संबल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने भी, पर मेरा ब्याह बहुत जल्दी हो गया और अन्नी अकेली रह गई थी। फोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में। पत्रों से कितना ढाढ़स बांधता भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यथा मैंने अपने कानों सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफी कुछ अपनी आंखों देखी भी थी मैंने उसकी व्यथा जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से खत्म किया था। मैं उसकी व्यथा कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुलाकर जी नहीं सकी, पर मैं आज आपको उसकी व्यथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कम कर पाऊं। 3 भाई थे अन्नी के, 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा अजय इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी अन्नी, काली स्याह अन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका, मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आंखें,
सलेटी रंग के होंठ और सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले बालों का बेतरतीब घना छत्ता, पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे हौच पौच नैन नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस गलाकाट प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही क्या हैं। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण अन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी, तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं, उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हरेक के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये वो विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें उसके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता। परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। अन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हों और कौन से अवगुण न हो, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने को आतुर रहता। फलतः अन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरोंदे सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता, ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदादिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने के इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लुट चुका है, यहाँ तक कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी अन्नी अपलक जागती हुई रातों में प्राण लेवा निराशा से निपट अकेली ही जूझती, कभी बेतहाशा आंसू बहाती, कभी माता पिता के संसर्ग के क्षणों को कोसती, सोचती कितनी घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण परस्पर उनके मध्य। संभवतः मात्र काया ही मिलन करती रही होगी, पर मन किंचित भी प्रफुल्लित न हुए होंगे दोनों के, अन्यथा सृजन के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उसकी इस महाकुरूप काया में क्यों कर प्रकटता। कभी सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई इतने कुरूप काले क्यों न हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जिद करते रहे होंगे, जिद भी बेढंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए उसमें। मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श भी उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो ना ही हुई होती। वह रह रहकर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती। क्यों क्यों, आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम रूप, क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्निग्धता, समर्पण का चमचमाता उजला रंग। देह पर चढ़ी झीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर। अन्नी ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, अन्नी बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई न से झुंझलाई हुई निपट गवारी माँ उस पर चिल्लाकर पड़ी, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शक्ल सूरत तो देखो मत, उन्हें देख और खुद को देख। यूं भी उनके बाप तो रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं,
तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कानी कौड़ी भी जो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजू। इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले। कसरत करने जिम जाएंगी महारानी, घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे। सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर बोरे सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पाप कर्मों का फल दिया ऊपर वाले ने, 3-3 सजीले बेटों के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूटी बेटी मेरी गोद में डालकर।